बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर 19 है और इसमें हम कॉमन डिजीज़ पे बात करेंगे। और CSS के सिलेबस में जो कॉमन डिजीज़ हैं उनमें 5 डिजीज़ हैं जो कोर्स में शामिल हैं, जिसमें पोलियो, मलेरिया, डेंगू, डायरिया और हेपाटाइटिस। तो ये 5 डिजीज़ जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पोलियो पे बात करेंगे। पोलियो या poliomyelitis is a disabling and life-threatening disease caused by the polio virus. The virus spreads from person to person and can infect a person's spinal cord, causing paralysis. तो पोलियो जो है ये इसको पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। और इससे पोलियो वायरस से ये पोलियो वायरस की वजह से ये डिजीज़ आती है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है और एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्पाइनल कॉर्ड को ये ज़्यादा डैमेज करती है या उसको मुतासर करती है और उससे पैरालिसिस का अटैक होता है और उससे लिम्ब्स जो हैं वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो लेग्स हैं इन पे पैरालिसिस का अटैक होता है। सिम्टम्स में मोस्ट पीपल हु गेट इन्फेक्टेड विद पोलियो वायरस विल नॉट हैव एनी विजिबल सिम्टम्स। तो आमतौर पर ये बच्चों को होता है, लेकिन जब ये सिम्टम्स जब हो जाए तो इसमें 72% बच्चे ऐसे हैं जिनमें पोलियो वायरस का कोई सिम्टम बाहर नज़र नहीं आता। About 1 out of 4 people with polio virus infection will have flu-like symptoms that include sore throat, fever, tiredness, nausea, headache and stomach pain. तो सिर्फ 25% बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये सिम्टम्स जो है वो आएंगे और उसमें सोर थ्रोट, गला खराब होगा, टेम्परेचर होगा, थकन का एहसास होगा, नाउजिया मतली की कैफियत होगी, सर दर्द होगा और मैदे में दर्द होगा। तो ये सिर्फ सिम्टम्स जो हैं ये 25% लोगों में ये सिम्टम्स आते हैं। बाकी लोगों में पोलियो होने की सूरत में कोई सिम्टम्स विजिबल नजर नहीं आता। दीज सिम्टम्स यूजुअली लास्ट 2 to 5 days देन गो अवे ऑन देयर ओन। तो ये सिम्टम्स भी 2 से 5 दिन तक होते हैं और उसके बाद ये सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं। A smaller proportion of people with poliovirus infection will develop other more serious symptoms that affect the brain and the spinal cord. उनमें से चंद लोग ऐसे होते हैं, हार्डली 1% या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इससे ज़्यादा सीरियस जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं और उन सीरियस सिम्टम्स में या तो उनका ब्रेन इफेक्ट होता है या उनकी स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होती है। उसमें जो सिम्टम्स सीरियस सिम्टम्स हैं पोलियो के, उनमें पैराथीसिया, फीलिंग ऑफ पिन्स एंड नीडल्स इन द लेग, ऐसे जैसे टांगों में कोई सुइयां चबो रहा हो, दर्द की कैफियत होती है। मेनिंगटिस, इन्फेक्शन ऑफ द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन occurred in about 1 out of 25 people with polio virus, with polio infection. तो मेनिंगटिस जो है ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की इन्फेक्शन है जो सिर्फ 25 में से एक शख्स को यानी 4% जो पेशेंट हैं उनको ये मेनिंगटिस होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का इन्फेक्शन है। पैरालिसिस और वीकनेस इन द आर्म्स, लेग्स are both occur in about 1 out of 200 people with poliovirus infection. और जिनके पैरालिसिस का अटैक होता है, जिनके बाजू या टांगे मफलूज हो जाती हैं, उनकी तादाद सिर्फ 0.5% है। तो ये वाले जो लोग हैं जो सीरियस पेशेंट होते हैं पोलियो के, उनमें वो पेशेंट शामिल हैं जिनमें पैराथीसिया है, मेनिंगटिस है, पैरालिसिस है। ये वाले जो लोग हैं वो सीरियस हैं। बाकी जो लोग हैं जो तकरीबन 98% पेशेंट होते हैं उनमें ये सीरियस नहीं होता। पैरालिसिस इज द मोस्ट सीवियर सिम्टम एसोसिएटेड विद द पोलियो बिकॉज इट कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ। तो जो पैरालिसिस है जिन बच्चों में वो हो जाए, जिनके बाजू या जिनके लेग्स जो है वो मफलूज हो जाएं, ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। इसमें बच्चा परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा या उसकी डेथ काज हो सकती है। बिटवीन 2 and 10 out of 100 people who have paralysis from polio virus infection die. तो इसमें जिनमें पैरालिसिस हो जाए स्पाइनल कॉर्ड के इंजरीज की वजह से या ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से, तो उन बच्चों के अंदर डेथ रेट जो है वो 2 से 10% के दरमियान वेरी करता है। because the virus affects the muscles that help them breathe. Children
who seem to fully recover can develop new muscle pain, weakness or paralysis in adult 15 to 40 years later. This is called post polio syndrome. जो सबसे खतरनाक बात पोलियो की है वो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है। जब किसी बच्चे को पोलियो हो जाए और उससे वो रिकवर भी कर जाए तो उसमें भी ये टेंडेंसी होती है कि वो 15 से 40 साल बाद भी उसके अंदर ये सिंड्रोम वापस आ सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम इज अ कंडीशन दैट कैन अफेक्ट पोलियो सर्वाइवर डेकेड्स आफ्टर दे रिकवर फ्रॉम देयर इनिशियल पोलियो वायरस इन्फेक्शन। तो ये बीमारी जो है वो एक बार हो जाए तो ये नहीं है कि रिकवर करके तो बच्चा अगर उसको कोई डैमेज नहीं हुआ तो वो ठीक रहेगा। ये 14 से 15 से 40 साल के दरमियान ये पोलियो वायरस दोबारा सर्वाइव कर सकता है उसके अंदर और दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी एक खतरनाक इफेक्ट है पोलियो का। पोलियो वायरस इज कंटेजियस एंड स्प्रेड्स थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। तो ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ये स्प्रेड हो जाता है। इट लिव्स इन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। इसका वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के गले में या उसकी इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ एंड स्प्रेड्स थ्रू। ये मुंह के जरिए दाखिल होता है जी और कॉन्टैक्ट विद फेसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल है उसके अंदर ये वायरस पाया जाता है, उसके पाखाने में ये वायरस पाया जाता है। ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ स्नीज और कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन की छींक से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं या खांसी से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं ये वायरस उनमें पाया जाता है। फेसेस ऑन वंस हैंड्स एंड वन टच माउथ। अगर फेसेस हैं उनमें वायरस है और वो उसका हाथ पोल्यूट हो जाए, जैसे हम वॉशरूम के बाद सही तरीके से हाथ नहीं धोते तो हाथ पोल्यूट हो जाए और उन्हीं हाथों के साथ अगर हम कोई चीज़ खा लें या वो हाथ मुंह को लगा लें या बच्चा वही हाथ मुंह में डाल ले तो वो फिर उसमें ये पोलियो वायरस आ जाता है। पुट इन माउथ ऑब्जेक्ट लाइक टॉयज दैट आर कॉन्टेमिनेटेड विद फेसेस। और बाज सिचुएशंस में ये टॉयज बच्चों के जो हैं वो गंदे होते हैं और बच्चा अगर उन टॉयज के साथ खेल रहा हो और उनको मुंह में डाल ले तो पोलियो वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। एन इफेक्टेड पर्सन मे स्प्रेड द वायरस टू अदर्स इमीडिएटली बिफोर एंड अप टू 2 वीक्स आफ्टर सिम्टम्स अपीयर। अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए और वो रिकवर कर जाए तो वो रिकवर करने के 2 हफ्ते बाद तक उसके अंदर ये वायरस रहता है और ये वायरस दूसरों को मुंतकिल कर सकता है। द वायरस कैन लिव इन एन इन्फेक्टेड पर्सन फेसेस फॉर मैनी वीक्स। उसके पखाने में ये कई हफ्ते तक रहेगा। एंड इट कैन कंटेमिनेट फूड एंड वाटर इन अनसैनिटरी कंडीशंस। और जितनी अनसैनिटरी कंडीशंस होंगी घर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर उतना ही ये ज्यादा फूड को और पानी को कंटेमिनेट करेगा और वो कंटेमिनेटेड फूड और पानी जो शख्स इस्तेमाल करेगा उसके अंदर पोलियो वायरस आ जाएगा। पीपल हु डोंट हैव सिम्टम्स कैन स्टिल पास द वायरस टू अदर्स एंड मेक देम सिक। ऐसे लोग जिनमें पोलियो वायरस तो आ गया है लेकिन उसका सिम्टम नजर नहीं आया वो भी पोलियो वायरस को दूसरे लोगों को मुंतकिल कर देंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है पोलियो की? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन दैट कैन प्रिवेंट पोलियो। 2 तरह की वैक्सीन है जिनसे पोलियो से हिफाजत की जा सकती है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ये IPV इसको कहते हैं। ये इंजेक्शन की सूरत में बच्चे की टांग में इंजेक्शन लगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज। जो छोटे बच्चे हैं उनकी टांग में ये ऑपरेशन लगाया जाता ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और दूसरा ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन जिसको OPV कहते हैं, ये इज स्टिल यूज्ड थ्रू आउट मच ऑफ द वर्ल्ड एज पोलियो ड्रॉप्स। तो ये पोलियो ड्रॉप्स की सूरत में दी जाती हैं। तो 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है जो बच्चों को एडमिनिस्टर की जाती हैं। पोलियो वैक्सीन protects children by preparing their bodies to fight the polio virus. Children who get all the recommended doses of the inactivated polio vaccine are protected from polio. और जो बच्चे जिनको ये टीके लगाए जाते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन के IPV के, वो 99% बच्चे जिनको ये टीके लगाए जाएं वो पोलियो वायरस से महफूज रहते हैं। पोलियो वायरस डायग्नोसिस कैसे हो सकता है पोलियो वायरस का? Polio virus can be detected in specimens from the throat, faces, and occasionally cerebrospinal fluid
CSF by isolating the virus in cell culture or by detecting the virus of polymerase chain reactions. तो इसको जो फेसेस हैं या थ्रोट हैं वहां से सैंपल लेके उसका CSF कराया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, और इससे वो एक तरीकाकार है टेस्ट का जिसको पोलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, उसके जरिए ये टेस्ट किया जाता है तो वहां से ये डिटेक्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्योर फॉर पोलियो, पोलियो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली ट्रीटमेंट टू एलिविएट द सिम्टम्स, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स को रिड्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट है। हीट एंड फिजिकल थेरेपी इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द मसल एंड एंटीस्पोटिक एंड एंटीस्पैज्मोटिक ड्रग्स आर गिवन टू रिलैक्स द मसल्स, क्योंकि ये मसल को इफेक्ट करता है इसलिए इसमें या तो फिजिकल थेरेपी है जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं वो की जाती है, या उसको जो रिलैक्स मसल रिलैक्स करने की जो एक्सरसाइजेस हैं वो करवाई जाती हैं। While this can improve mobility, it cannot reverse permanent polio paralysis. अगर किसी बच्चे को पोलियो पैरालिसिस हो जाए, उसका बाजू या उसकी लेग्स जो हैं वो अगर डिसफंक्शनल हो जाएं या पैरालिसिस के अटैक की वजह से वो उनमें कोई खराबी आ जाए तो फिर उसको क्योर नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ ये है कि फिजियोथेरेपी से उसके जो मसल्स, जिस हद तक उनमें मसल्स में ताकत है उनको रखा जा सकता है, लेकिन जो डैमेज हो गया है उसको किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगली डिजीज जो आपके सिलेबस में है दैट इज डायरिया। डायरिया इज लूज वाटरी स्टूल्स 3 or more times in a day, acute diarrhea और डायरिया दैट लास्ट अ शॉर्ट टाइम। तो ये लूज मोशंस हैं जो अगर एक दिन में 3 से ज्यादा मरतबा आ जाएं तो इसको डायरिया कहा जाता है, और एक्यूट डायरिया जो है ये कुछ अरसा के लिए, कुछ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इट यूजुअली लास्ट अबाउट 1 or 2 days बट इट मे लास्ट लॉन्गर, देन इट गोज अवे ऑन इट्स ओन। तो ये 2 दिन तक रह सकता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है या ठीक हो जाता है। डायरिया लास्टिंग मोर देन अ फ्यू डेज मे बी अ साइन ऑफ मोर सीरियस प्रॉब्लम। अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये ठीक ना हो तो ये इसका फिर बहुत सीरियस मसाइल पैदा कर सकता है। क्रोनिक डायरिया, डायरिया लास्ट एटलीस्ट 4 weeks, कैन बी अ सिम्टम ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस, और ये क्रोनिक होने की सूरत में ये 4 हफ्ते तक भी कंटिन्यू कर सकता है। Causes of diarrhea, the most common causes of diarrhea include bacteria from contaminated food and water. 100% केसेस में इसमें कोई ना कोई बद एहतियाती होगी तो ये डायरिया होगा, और ये बैक्टीरिया का जितना भी अटैक है जो डायरिया काज करता है ये कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर या गंदे बर्तनों में खाना खाने से या गंदी एनवायरनमेंट में बैठ के खाना खाने से होता है। वायरसेस सच एज फ्लू, नोरोवायरस एंड रोटावायरस, इसमें जो बच्चों में ज्यादातर काज होती है उसकी डायरिया की, ये रोटावायरस है। रोटावायरस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रन। पैरासाइट्स विच आर टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, तो पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक, कैंसर ड्रग्स एंड एंटासिड दैट कंटेन मैग्नीशियम, ऐसी अद्वियात जो एंटीबायोटिक हो, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के सिलसिले में ली जाए, या ऐसी मेडिसिन जिसमें मैग्नीशियम पाया जाए, उनकी वजह से, उनकी इनटेक की वजह से भी डायरिया हो सकता है या लूज मोशंस हो सकते हैं। फूड इंटॉलरेंस और सेंसिटिविटीज विच आर ए प्रॉब्लम डाइजेस्टिंग सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, बाज लोगों में फूड इंटॉलरेंस होता है, किसी न किसी चीज से उनको एलर्जी होती है जिसके नतीजे में उनका फिर लूज मोशंस लगते हैं, और खास तौर पर लैक्टोज जो है इसकी इंटॉलरेंस बहुत से लोगों में होती है कि दूध पीने से उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, तो ये फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। अदर पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ डायरिया इंक्लूड क्रैम्प्स और पेन इन द एब्डोमेन, एन अर्जेंट नीड टू यूज वॉशरूम एंड लॉस ऑफ बाउल कंट्रोल। तो ये 3 सिम्टम्स हैं, एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, उसमें बार बार बाथरूम जाना की जरूरत पेश आएगी, और उसके बाद जो आदमी का अपना बाउल मूवमेंट के ऊपर आदमी का अपना कंट्रोल जो है ये लूज हो जाएगा। इफ द वायरस इज अ बैक्टीरिया इज कॉज ऑफ द डायरिया, द पेशेंट में ऑल्सो हैव फीवर, चिल एंड ब्लडी स्टूल्स, और अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से ये हो रहा है तो उसमें फिर फीवर भी होगा, चिल भी होगी, सर्दी भी लगेगी, और उसमें ब्लडी स्टूल भी, स्टूल के अंदर जो है वो ब्लड भी शामिल हो जाएगा। डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन। एक और इसका आफ्टर इफेक्ट ये है
कि लूज मोशंस करने से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, विच मीन्स दैट द बॉडी डज नॉट हैव इनफ फ्लूइड टू वर्क प्रॉपरली। तो जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन कैन बी सीरियस स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो ये डिहाइड्रेशन बच्चों के लिए, उम्र सीधा लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, ज्यादा लीथल हो सकता है या ज्यादा सीरियस हो सकता है और इनके कंसिक्वेंसेस ज्यादा खराब हो सकते हैं। इट इज यूजुअली नॉट हार्मफुल। डायरिया कैन बिकम डेंजरस और सिग्नल्स अ मोर सीरियस प्रॉब्लम। अमूमी तौर पर डायरिया हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कुछ सूरत हाल में ये डायरिया जो है ये बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है और उसमें सबसे ज्यादा जो है दैट इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए। डायरिया फॉर मोर देन 2 days if you are an adult. For children, contact a provider if it lasts more than 24 hours. अगर डिहाइड्रेशन की सूरत हाल बन रही हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और अगर डायरिया 2 दिन तक ठीक ना हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और बच्चों में अगर डायरिया 24 घंटे से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए तो फौरन उनको मेडिकल केयर की जरूरत पेश आ सकती है या मेडिकल केयर उनको देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए। सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल और रेक्टम, अगर सीवियर पेन हो एब्डोमेन में तो फौरन मेडिकल कैजुअलिटी है, उसको फौरन मेडिकल हेल्प के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अ फीवर ऑफ 102 डिग्री ऑफ हायर, अगर बुखार 102 से ज्यादा है। स्टूल कंटेनिंग ब्लड और पस और स्टूल दैट आर ब्लैक एंड, अगर स्टूल का कलर जो है ये ब्लैकिश हो जाए तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहां पे ये जितने भी साइंस हैं, अगर ये साइन में से कोई एक साइन भी नजर आ जाए तो देन इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी और फौरी तौर पर उसको मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। डायरिया कैन बी स्पेशली डेंजरस इन न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं या इन्फेंट्स हैं, इनको अगर डायरिया हो जाए तो ये एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी है, इसको फौरी तौर पर हेल्थ केयर सर्विस के पास ले जाना चाहिए। अब डायरिया का ट्रीटमेंट क्या है? डायरिया इज ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। सबसे पहले इसका जो फ्लूइड इनटेक है वो ठीक करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, पेशेंट में नीड मेडिसिन टू स्टॉप द डायरिया और ट्रीट एन इन्फेक्शन। तो अगर वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो सबसे पहले इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अडल्ट्स विद डायरिया शुड ड्रिंक वाटर, फ्रूट जूसेस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, सोडा विदाउट कैफीन एंड सॉल्टी ब्रॉथ्स। तो इनको इनटेक बेहतर करनी चाहिए। जो अडल्ट है इनको अपनी वाटर इनटेक बेहतर करनी चाहिए। as symptom improves, the patient can eat soft and bland foods. Children with diarrhea should be given oral rehydration solutions या ORS। बच्चों को अगर डायरिया है तो उनको फौरी तौर पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस या ORS देना चाहिए टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है डायरिया के पेशेंट की सूरत में कि उसके वाटर लॉसेस जो हैं वो उनको रिप्लेनिश करना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। इसकी प्रिवेंशन में 2 टाइप्स ऑफ डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड, रोटावायरस डायरिया एंड ट्रैवलर्स डायरिया। तो 2 तरह के डायरियाज हैं, एक वो डायरिया जो वायरस के नतीजे में आता है और एक वो डायरिया जो सफर के दौरान आप बाहर से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो उसकी वजह से ये वायरस आ सकता है। तो इसमें देयर आर वैक्सीन फॉर रोटावायरस। रोटावायरस की तो वैक्सीन है और ये नॉर्मली बच्चों को लगाई जाती है। दे आर गिवन टू बेबीज इन 2 or 3 doses। तो रोटावायरस जो है ये एक वैक्सीन है जो बच्चों को दी जा सकती है। ट्रैवलर्स डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई बीइंग केयरफुल अबाउट टू ईट एंड ड्रिंक व्हेन वन इज ट्रैवलिंग। तो रोटावायरस का एक वैक्सीन है और जो ट्रैवलर्स डायरिया है दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाई अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। यूज ओनली बॉटल्ड और प्योरिफाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, मेकिंग आइस क्यूब्स एंड ब्रशिंग योर टीथ। तो अगर पानी पीना है, पानी की बर्फ के आइस क्यूब्स बनाने हैं या आपने कुल्ली करनी है या उसमें दांत साफ करने हैं तो उसके लिए प्योरिफाइड वाटर या बॉटल्ड वाटर इस्तेमाल की जाए। डोंट यूज टैप वाटर, बॉयल इट और यूज आयोडीन टैबलेट्स। कभी टैप वाटर यूज नहीं करना चाहिए। ये टैप वाटर जो है ये प्योरिफाइड नहीं है, ये इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग।
तो अगर आपके पास टैप वाटर ही है, उसके अलावा कोई और हल नहीं है, तो इस वाटर को पहले बॉयल करें और उसमें आयोडीन टैबलेट्स डालें, उसके बाद उसको यूज करें। मेक श्योर दैट फूड इज फुली कुक्ड एंड सर्व्ड हॉट। खाना अच्छे तरीके से बना हुआ हो, पका हुआ हो, कच्चा खाना ना हो, हाफ कुक्ड ना हो, और उसको गर्म हालत में खाएं। ठंडा खाना या फ्रिज में पड़ा हुआ खाना बगैर गर्म किए हुए अगर खाएंगे तो उससे डायरिया हो सकता है। अवॉइड अनवॉश्ड और अनपील्ड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल और सब्जियां अच्छे तरीके से धो के उनको खाएं और अनपील्ड ना खाएं, उसके अंदर वायरस हो सकते हैं जो कंटेमिनेटेड अगर फूड है या फ्रूट्स हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें जो अगला आपका है टॉपिक, दैट इज मलेरिया। मलेरिया अगेन is a serious and sometimes fatal disease caused by a parasite that commonly infect a certain type of mosquitoes which feed on humans। तो ये कुछ पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से ये मलेरिया होता है और ये फिर मॉस्किटोज के जरिए जो है वो फैलता है। पीपल हु गेट मलेरिया आर टिपिकली वेरी सिक विद हाई फीवर, शेकिंग चिल्स एंड फ्लू लाइक इलनेस। तो हाई फीवर होगा और उसमें शेकिंग चिल्स होंगी, जिस्म कपाएगा, कांपेगा और उसमें फ्लू लाइक सिचुएशन होगी। 4 kinds ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स इन्फेक्ट ह्यूमंस। तो 4 किस्म के मलेरिया पैरासाइट्स हैं जो किसी भी इसको ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये 4 प्लाज्मोडियम्स हैं जो बेसिकली ये पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। इन एडिशन पी कनोलसी, a type of malaria that naturally infect monkeys in South Asia, is also infect humans, causing malaria that is transmitted from animal to human। तो ये मलेरिया जो है ह्यूमन से भी एनिमल से भी ह्यूमन को ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये स्पेरिंगली है और ज्यादा जो है ये वाले पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से ये मलेरिया फैलता है। Plasmodium falciparum is the type of malaria that is most likely to result in severe infections and if not properly treated may lead to death। तो सबसे जो खतरनाक है इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है। Although malaria can be deadly disease, illness and death from malaria can usually be prevented। तो ये मलेरिया से जो डेथ्स हो रही हैं इनको बड़े आराम के साथ प्रिवेंट किया जा सकता है। यूजुअली पीपल गेट मलेरिया बाय बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टिव फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। Only Anopheles mosquito can transmit malaria and they must have been infected through a previous blood meal taken from one infected person। अगर किसी शख्स में मलेरिया के पैरासाइट्स हैं और वो उसको एनोफेलिस मॉस्किटो बाइट करे और उसके बाद वो किसी दूसरे शख्स को आगे जाके बाइट करेगा, तो वो एक बॉडी से वायरस ट्रांसफॉर्म कर देगा उसको मलेरिया के दूसरे शख्स को। How is malaria transmitted? When a mosquito bites an infected person, a small amount of the blood is taken in which contains microscopic malaria parasites। तो पैरासाइट्स जो हैं वो जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके अंदर पैरासाइट्स जो हैं मलेरिया के, वो उसको मॉस्किटो जो है वो उसको मॉस्किटो उस पैरासाइट्स को अपने बॉडी में ले लेता है। About 1 week later, when the mosquito takes its next blood meal, these parasites mix with the mosquito saliva and are injected into the person being bitten। और जब वो अगले पेशेंट को बाइट करेगा तो यही पैरासाइट वो दूसरे शख्स को जिसको वो बाइट कर रहा है वहां पे ट्रांसफर कर देगा। Because the malaria parasite is found in red blood cells of an infected person, malaria can be transmitted through blood transfusion, organ transplant और शेयर्ड यूज ऑफ नीडल्स और सिरिंजेस कंटेमिनेटेड विद ब्लड। क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, तो इस तरह अगर इन्फेक्टेड बंदा किसी को ब्लड डोनेट कर ले या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर ली जाए या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए या नीडल शेयर कर ली जाए, एक मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन की इंजेक्शन लगाई हुई नीडल को दूसरे पेशेंट के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इससे भी ये मलेरिया पैरासाइट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मलेरिया में ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मदर टू हर अनबॉर्न इन्फेंट बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। और अगर एक मां को मलेरिया हो गया है और उस दौरान बच्चे की डिलीवरी है,
तो वहां से भी बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है और इसको कॉन्जेनिटल मलेरिया का नाम दिया गया है। जो न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर होता है दैट इज कॉन्जेनिटल मलेरिया। अब सिम्टम्स मलेरिया के जो हैं, मलेरिया सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड फ्लू लाइक इलनेस इंक्लूडिंग शेकिंग चिल्स, हेडेक, मसल एक एंड टायर्डनेस, नाउजिया, वॉमिटिंग एंड डेरिया may also occur। तो ये सिम्टम्स हैं मलेरिया के। मलेरिया may cause anemia and jaundice because of the loss of red blood cells। तो मलेरिया में अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। इफ नॉट promptly treated, the infection can become severe and may cause kidney failure, seizures, mental confusion, coma and death। अगर मलेरिया को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन बिकम वेरी फैटल और इससे डेथ भी कॉज हो सकती है। अब मलेरिया के लिए जो हिफाजती इकदाम हैं उसमें मलेरिया की वैक्सीन है, बिकॉज अदर मेथड्स फॉर फाइटिंग मलेरिया इंक्लूडिंग ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स हैव नॉट सक्सीडेड in eliminating the diseases। The research for the vaccine is considered to be one of the most important research project in public health। तो जो तरीकाकार है मुरवजा मेडिसिन का, इंसेक्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स का, इससे मलेरिया किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो इसका असल पॉसिबिलिटी क्या है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं वो ली जाएं और उसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स अवेलेबल हैं। ये क्लोरोक्वीन की फॉर्म में है, मेफ्लोक्विन की सूरत में है, डॉक्सीसाइक्लिन की सूरत में है और प्राइमाक्विन की सूरत में है। तो इस तरह ये एंटी मलेरियल ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको लेने से ये मलेरिया ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मलेरिया कैन मोस्ट इफेक्टिवली बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स: destroying mosquito breeding places, taking anti-malarial medication to kill the parasites and prevent becoming ill, keeping away mosquitoes from biting you, especially at night, and sleeping under insecticide-treated bed nets, using insect repellents and wearing long-sleeved clothing if out of door at night। तो इसमें एक तो एनवायरनमेंट बेहतर करें, डिस्ट्रॉय करें, मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करें, एंटी मलेरियल मेडिकेशन लेते रहें और उसमें जो मॉस्किटो बाइटिंग है एट नाइट उसके लिए का खास तौर पर आपने जब शाम को बाहर जाना है तो उसमें लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहने ताकि जिस्म का जितना एक्सपोजर कम होगा उसी मॉस्किटो के बाइट करने के चांसेस कम होते जाएंगे। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं इसकी डेंगू की करता हूँ। Dengue is common in more than 100 countries around the world। 40% of the world's population, that is about 3 million people, live in areas with a risk of dengue। Dengue is often leading cause of the illness in areas with high risk। So, Aedes aegypti mosquito spread dengue to people through bites। तो ये मच्छर की एक किस्म है Aedes aegypti जिसकी वजह से ये होता है। Every year 400 million people get infected with dengue। Approximately 100 million people get sick from infection and 22,000 die from the severe dengue। Dengue is caused by one of the 4 related viruses or dengue 1, 2, 3 and 4। For this reason, a person can be infected with dengue virus as many as 4 times in his or her life career। इसके 4 डिफरेंट वर्जन हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। और ये कोई भी शख्स लाइफ टाइम में इन चारों वायरसेस से एक बार इन्फेक्ट हो सकता है। डेंगू वायरस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस स्पेशीज मॉस्किटो। These mosquitoes typically lay eggs near standing water in containers that hold water like buckets, bowls, animal dishes, flower pots and vases। These mosquitoes prefer to bite people and live both indoor and outdoor near people। Mosquitoes become infected when they bite a person infected with the virus। Infected mosquitoes can then spread the virus to other people through bites। तो ये स्पेशल मॉस्किटो है जिसको हम एडिस अजिप्टी कहते हैं, उसके काटने की वजह से होता है। और ये मच्छर जो फ्रेश वाटर है उसमें होता है और घरों के अंदर जो बकेट्स हैं, बाउल्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, उनके अंदर जो पानी खड़ा होता है ये वहां परवरिश पाता है। और इसमें ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हो सकती है। प्रेग्नेंट वीमेन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद डेंगू कैन पास द वायरस टू द फीटस। और इसमें
देयर हैज़ बीन वन डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ डेंगू स्प्रेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि मदर की फीड से जा सकता है, और डेंगू इन प्रेगनेंसी में भी जा सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड, लेबोरेटरी हेल्थ केयर सेटिंग एक्सपोजर, और रेयरली डेंगू कैन बी स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और थ्रू अ नीडल स्टिक इंजरी। लेकिन मोस्टली इसका जो है ये एडिस इजिप्टी के बाइट करने की वजह से होता है। इसके अलावा और भी ट्रांसमिशन के तरीके हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सिम्टम्स में 1 in 4 people infected with dengue will get sick. The people who get sick with dengue symptoms can mild or severe. Severe dengue can be life-threatening within a few hours and often requires hospitalization. तो जब severe dengue हो जाए तो उसमें फिर ये lethal हो सकता है और इसमें life threatening हो सकता है। The most common symptom of dengue fever is with any of the following. तो ये जो symptoms हैं इसके dengue के, उसमें nausea, vomiting, rash, the eyes, मसल जॉइंट एंड बोन पेन। तो ये पेन है बेसिकली इसके अंदर जो बिहाइंड द आईज है, मसल जॉइंट्स है और बोन पेन है। सिम्टम्स ऑफ डेंगू टिपिकली लास्ट 2 to 7 days. मोस्ट पीपल विल रिकवर आफ्टर अबाउट अ वीक। तो ये सिम्टम्स 7 दिन तक रहते हैं और उसके बाद ये रिकवर हो जाता है। देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन टू ट्रीट डेंगू। डेंगू के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू एंड सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो डेंगू डायग्नोज होने की सूरत में फौरी तौर पर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, टेक या पैरासीटामोल, कंट्रोल फीवर एंड रिलीव पेन, डोंट टेक एस्प्रिन, ड्रिंक plenty of fluid such as water or drink with added electrolytes to stay hydrated. For mild symptoms, care for a sick infant, child or a family member at home. Symptoms of dengue can become severe within a few hours. Severe dengue is a medical emergency. Check CBC and platelets. तो इसमें ज़्यादातर जो प्लेटलेट्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ गिरते हैं और उसकी वजह से ये प्लेटलेट्स कम होने की वजह से फिर एमरजेंसी सिचुएशन बनती है। तो उसमें जो सबसे सीवियर सिचुएशन होती है वो प्लेटलेट्स का 50,000 से कम हो जाना जो है वो एक एमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। सीवियर डेंगू, about 1 in 20 people get sick with dengue will develop severe dengue. Severe dengue is a more serious from the disease that can result in shock, internal bleeding and even death. तो जो severe dengue है उसमें शॉक और इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हेमरेज है जिसकी वजह से डेथ होती है। अगर पहले एक डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद दूसरी बार ये हो तो ये ज़्यादा लीथल हो सकता है। इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन आर एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग सीवियर डेंगू। तो बच्चों में और ख्वातीन में ये रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको डेंगू सीवियर हो जाए। वॉच साइन फॉर symptoms of severe dengue. Warning signs generally begin in 24 to 48 hours after the fever has gone away. If any of the following symptoms develop, immediately go to a local clinic or emergency room. Stomach or belly pain, vomiting, bleeding from nose or gums, vomiting blood or blood in the stool, feeling tired, restless or irritable. तो अगर ब्लीडिंग है, हेमरेज किसी वक्त हो गया है तो ये इमरजेंसी सूरत हाल है और इससे पहले जो है ब्लड टेस्ट होने चाहिए ताकि जो प्लेटलेट्स हैं वो अगर 50,000 या उससे 50,000 से ऊपर रहे तो ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप नहीं करेंगे। जैसे ही वो 50,000 से नीचे जाएंगे तो देन इट बिकम्स अ मेडिकल इमरजेंसी। लास्ट वन इज हेपेटाइटिस। व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस रेफर्स टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द लिवर। ये लिवर की इन्फ्लेमेशन का नाम है हेपेटाइटिस। इट कॉमनली काज बाय द वायरल इन्फेक्शन और लिवर की इन्फ्लेमेशन जो है ये वायरल इन्फेक्शन से होती है और दी इंक्लूड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस दैट अकर एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। और इसकी बड़ी वजह जो है वो मेडिकेशन है, ड्रग का यूज है, टॉक्सिन का यूज है और अल्कोहल का यूज है। इस वजह से ज्यादा लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इज अ डिजीज दैट अकर्स व्हेन द बॉडी मेक्स एंटी
बॉडीज अगेंस्ट द लिवर टिश्यूज। दूसरी वजह इसकी जो है वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, जो जिस्म के अंदर अगर एंटीबॉडीज बन रहे हैं और वो लिवर के टिश्यूज के अगेंस्ट बन रहे हैं तो उससे लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। लिवर परफॉर्म्स मेनी क्रिटिकल फंक्शंस दैट इफेक्ट मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द बॉडी। लिवर हमारा बहुत से क्रिटिकल फंक्शंस करता है। इसमें बाइल प्रोडक्शन है, इसमें टॉक्सिन की फिल्ट्रेशन है, इसमें बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन है, और इसमें एंजाइम की एक्टिवेशन है, और इसमें ग्लाइकोजेन की स्टोरेज है, और ये ब्लड प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जैसे एल्बुमिन है। तो ब्लड में बहुत से केमिकल एक्शंस हो रहे होते हैं, और इन केमिकल एक्शंस की वजह से लिवर जो है वो हमारा एक केमिकल हाउस है, और इसकी किसी न किसी मेल फंक्शन की वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। There are 5 types of hepatitis: A, B, C, D, and E. A different virus is responsible for each type of virally transmitted hepatitis. ये इसकी 5 किस्में हैं, और पांचों के अलग अलग वायरस हैं जिनकी वजह से ये होती हैं। Hepatitis A is always an acute short-term disease. Hepatitis B, C, and D are most likely to become ongoing and chronic, and hepatitis E is usually acute but can be particularly dangerous in pregnant women. Hepatitis A और hepatitis E ये जो है ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, और ये एक्यूट होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ई ख्वातीन के लिए, प्रेग्नेंट ख्वातीन के लिए बड़ा लीथल होता है, जबकि बी, सी और डी ये क्रोनिक होते हैं और ये लंबे अरसे के लिए होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है ये हेपेटाइटिस ए के वायरस से होता है, जिसको HAV कहते हैं, और ये हेपेटाइटिस ए is most commonly transmitted by consuming food or water contaminated by feces from person infected with hepatitis A. ये हेपेटाइटिस ए के पर्सन का जो स्टूल है उसमें इसका इन्फेक्शन होते हैं, वायरस होते हैं, तो ये उससे आगे फैलता है, और ये फूड के जरिए और खास तौर पर वाटर कंटेमिनेशन से फैलता है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, विजाइनल सेक्रीशंस और सीमेंस कंटेनिंग द हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है ये ब्लड से, विजाइनल सेक्रीशन से और सीमेन से फैलता है। और इंजेक्शन, ड्रग यूज, हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर और शेयरिंग रेजर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग हेपेटाइटिस बी। तो ये अगर किसी का रेजर, अगर किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट का रेजर इस्तेमाल कर लिया जाए, या उसमें उसके साथ ड्रग यूज कर ली जाए, या इंजेक्शन यूज कर लिया जाए जो ड्रग यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रग एडिक्ट यूज करते हैं, या किसी ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स किया जाए जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्टेड हो, तो उससे ये ट्रांसमिट हो जाता है। हेपेटाइटिस सी, ये हेपेटाइटिस सी का वायरस है HCV। हेपेटाइटिस सी इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, typically through injection drugs, use of sexual contacts. Hepatitis C is among the most common blood-borne viral infections. तो इसके फैलने के भी वही तरीके हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स का यूज कर लिया जाए, इंजेक्शन लगाने के सिरिंजेस यूज कर ली जाए, या वो सेक्स कांटेक्ट हो जाए, तो उससे फैलता है। हेपेटाइटिस डी इज काज्ड बाय वायरस HDV. HDV is contracted through direct contact with the infected blood. Hepatitis D is rare from the hepatitis that only occurs in conjunction with hepatitis B infection. ये hepatitis D अकेले से नहीं हो सकता, ये hepatitis B जिन लोगों को है ये उसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है, कंजक्शन में होता है। Hepatitis D वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी। ये B की अदम मौजूदगी में नहीं हो सकता। जिन लोगों में B है उनके अंदर ही हेपेटाइटिस D होने के इम्कानात हैं। Hepatitis E is a waterborne disease caused by the hepatitis E virus HEV. Hepatitis E is mainly found in areas with poor sanitation and typically result from ingesting fecal matters that contaminate the water supply. ये वाटर सप्लाई में जब ये सीवरेज वाटर के पाइप आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं और सीवरेज वाटर जो है वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से वाटर सप्लाई की पाइप से आ जाता है, तो वो पानी पीने से हेपेटाइटिस ई होता है। केसेस ऑफ हेपेटाइटिस ई हैव बीन रिपोर्टेड इन द मिडिल ईस्ट, एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका, जहां पे ये गुर्बत है, जहां पे पानी की पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, ये मोस्टली हेपेटाइटिस ई उन एरियाज और लोकेलिटीज में होता है।
इसके लिए डायग्नोज करने का तरीका यह है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर के टेस्ट करवाए जाएं, दूसरे ब्लड टेस्ट कराए जाएं, अल्ट्रासाउंड कराया जाए लिवर का और लिवर बायोप्सी की जाए, तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आएंगे उससे पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस है या नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? हेपेटाइटिस ए यूजुअली डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म इलनेस। बेड रेस्ट may be recommended. If exercise, experience vomiting or diarrhea, follow your doctor's order for hydration and nutrition. तो हेपेटाइटिस ए में पानी ज्यादा पीना है, आराम करना है, फैटीग से बचना है और कुछ दिन आराम करने से हेपेटाइटिस टी जो है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। तो इसकी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर ये वैक्सीनेशन करा ली जाए तो ये फिर हेपेटाइटिस ए का खतरा टल जाता है। Vaccination for hepatitis A is also available for adults and can be combined with the hepatitis B vaccine. तो hepatitis A की वैक्सीन और hepatitis B की वैक्सीनेशन कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। Hepatitis B, acute hepatitis B does not require specific treatment. अगर acute hepatitis है तो इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। Chronic hepatitis B is treated with antiviral medications. हेपेटाइटिस बी अगर क्रोनिक है तो उसकी फिर एंटीवायरल मेडिकेशन के साथ ये ट्रीटमेंट हो सकती है। दिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कैन कंटिन्यू फॉर सेवरल मंथ और ईयर्स। ये एक लंबा ट्रीटमेंट है, ये कई महीने तक और इवन कई सालों तक चल सकता है। ट्रीटमेंट फ्रॉम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ऑल्सो रिक्वायर्स रेगुलर मेडिकल इवेल्युएशंस एंड मॉनिटरिंग टू डिटरमिन इफ द वायरस इज रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। तो इसके बाकायदा इवेल्युएशन हर स्टेज के ऊपर और इसकी मॉनिटरिंग की जरूरत पेश आती है ताकि ये देखा जाए कि जो एंटीवायरल मेडिकेशन ले रहे हैं क्या वो जिस्म पे असर भी कर रही है कि नहीं कर रही। हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड विद वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और इसको वैक्सीनेशन करा के बचा जा सकता है। द सीरीज ऑफ 3 वैक्सीनेशन इज टिपिकली कंप्लीटेड ओवर द फर्स्ट 6 months ऑफ द चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड में 6 महीने के अंदर ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दी जा सकती है और एक बार ये दे दी जाए 6 महीने के लिए तो इसकी 3 डोजेज होती हैं, तो उससे हेपेटाइटिस बी का खतरा टल जाता है। हेपेटाइटिस सी, एंटीवायरल मेडिकेशन आर यूज्ड टू ट्रीट बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। पीपल who develop chronic hepatitis C are typically treated with the combination of antiviral drug therapies. People who develop cirrhosis, तो हेपेटाइटिस सी जो है ये लीथल हो सकता है, इसमें सिरोसिस हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। जिनको क्रोनिक हो, लंबे अरसे तक जिनको हेपेटाइटिस सी हो तो उनको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं जिसमें सिरोसिस हो सकता है एंड हेपेटाइटिस सी मे बी एडवाइज्ड अ लिवर ट्रांसप्लांट। और उसमें ये फिर ला इलाज हो जाता है। जब सिरोसिस की स्टेज आ जाती है तो हेपेटाइटिस सी ला इलाज हो जाता है, तो उसमें फिर इसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। Hepatitis D, an antiviral medication exists for the treatment of hepatitis D. A drug called alpha interferon can be used to treat hepatitis D, but it only shows poor improvement. तो इसकी हेपेटाइटिस डी की एक अल्फा इंटरफेरॉन मेडिसिन है, लेकिन इसके रिजल्ट जो है वो सिर्फ 25% पेशेंट के ऊपर ये कारगर साबित हुई है। हेपेटाइटिस डी कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेटिंग द वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी। The infection with hepatitis B is necessary for hepatitis D to develop. तो जिस तरह hepatitis B की वैक्सीनेशन हो सकती है, इस तरीके से hepatitis D की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। Hepatitis E, currently no specific medical therapy are available to treat hepatitis E because the infection is often acute. It typically resolves on its own. People with type of infection are often advised to get adequate rest, drink plenty of fluid, get enough nutrients and avoid alcohol. However, pregnant women who develop this infection require close monitoring and care. सिर्फ ख्वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनमें हेपेटाइटिस ई लीथल होता है, तो उनको मेडिकल केयर की बहुत अशद ज़रूरत होती है। बाकी जो लोग हैं उनमें हेपेटाइटिस ई जो है वो सिर्फ रेस्ट करने से और प्लेंटी ऑफ ड्रिंक और फ्लूइड पीने से ये वैनिश हो जाता है। हेपेटाइटिस बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। Chronic hepatitis B or C can often lead to more serious health problems. Because the virus affects the liver, people with chronic hepatitis B or C are at risk for chronic liver diseases, cirrhosis और liver cancer. Hepatitis B और C अगर क्रोनिक हो जाए तो ये बहुत लीथल हो सकता है। इसके नतीजे में क्रोनिक लिवर डिजीजेस हो सकती हैं, सिरोसिस हो सकता है या लिवर कैंसर हो सकता है।
व्हेन लिवर स्टॉप्स फंक्शनिंग नॉर्मली लिवर फेलियर कैन अकर, और ये ज़्यादा इसमें होने से लिवर जो है वो अपना काम छोड़ सकता है और इससे लिवर फेलियर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर इंक्लूड, जो हेपेटाइटिस बी और सी के नतीजे में लिवर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बिल्ड ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, पेट में पानी भर सकता है, और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, और उसके बाद किडनी फेलियर हो सकते हैं, मेमोरी लॉस एंड डिमिनिश मेंटल एबिलिटीज, और उसके बाद इसका लिवर सिरोसिस हो सकता है जिसको हम लिवर कैंसर कहते हैं, और इसके बाद अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इट इज़ अ वेरी फैटल डिजीज। जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं ये दोनों बहुत लीथल है। तो ये था आज का लेक्चर। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज।